सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रुक्मिणी साइंस वॉल्यूम 3 के चौथे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रुक्मिणी साइंस वॉल्यूम 3 का तीसरा क्लास देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और 20 महत्वपूर्ण अपडेटेड क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जो आपके आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एएलपी, टेक्नीशियन जेई, इन सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, आपसे पूछा जा रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक आर ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध डैश है। 2R, 3R, 2/R, फिर है आपका R/2। क्या होगा इसका आंसर? क्या कहोगे कि गुरुजी R ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा टोटल प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? आप सभी कहेंगे R+R, और ये क्या हो जाएगा? आप कहिएगा 2R हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब मेरे मित्र, आप सभी को यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी प्रतिरोध का संयोजन होगा तो या तो श्रेणी क्रम में होगा या फिर क्या कहेंगे, आप कहेंगे समांतर क्रम में होगा। हमेशा ये ध्यान रखना आप सभी आगे के एग्जाम के लिए कि प्रतिरोधों का संयोजन अगर होगा, यानी कि प्रतिरोध आपस में जुटेंगे, तो वो दो तरीका से जुटेंगे। पहला कौन सा? तो आप सभी कहेंगे पहला सर वो सीरीज में जुटेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम या श्रेणी में जुटना। और दूसरा आपका क्या होगा? आप कहेंगे पैरेलल, यानी कि समांतर क्रम में जुड़ेंगे। अब याद रखेंगे कि सीरीज में जो प्रतिरोध आपस में जुड़ेंगे उसके लिए समतुल्य प्रतिरोध, मतलब जितना भी प्रतिरोध होगा उसका हम अलजेब्रिक सम ले लेंगे। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 सोन चलते रहेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 चलते रहेंगे। जब हम लोग पैरेलल में बात करेंगे तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि ये 1/RP इक्वल टू क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ये इस तरीके से चलते रहे। मेरे मित्र, आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जुड़े हुए रहते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोध से क्या होती है? तो आप सभी को याद रखना होगा कि समान धारा बहती है। क्या होती है? समान धारा बहती है। श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए होंगे उन सभी के लिए जो करंट का मान होगा वो क्या होगा? समान होगा। जबकि मेरे मित्र जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा सभी प्रतिरोध के लिए? तो आप सभी याद रखेंगे कि वोल्टेज भिन्न भिन्न होगा। वोल्टेज क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा, यानी कि आप कह सकते हो विभवांतर या विभव क्या होगा? अलग अलग होगा। जबकि अगर हम पैरेलल में आएंगे तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि विभव या आप कह सकते हो वोल्टेज समान होगा। विभव या फिर क्या कहेंगे कि गुरुजी वोल्टेज जो है वो समान होगा, लेकिन धारा क्या होगा? अलग अलग बहेगी। धारा यहाँ पे अलग अलग बहेगी। ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे और आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्या कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध से धारा का मान समान होता है, जबकि वोल्टेज या विभवांतर अलग अलग होता है सभी प्रतिरोधकों का। और समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध में क्या होता है? तो सर धारा का मान अलग अलग होता है, जबकि वोल्टेज क्या होती है? आप कहेंगे समान होता है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? मेरे मित्र, जहां पे भी आयनों के आदान प्रदान की बात की जाएगी आप सभी क्या कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन जिसमें आयन का आदान प्रदान होगा उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। यानी कि इसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आपके मन में आएगा कि गुरुजी ये द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है? तो मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान रखो, एक पॉपुलर सा एग्जांपल है क्या कि सर जब सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 किसके साथ अभिक्रिया करती है? NaCl के साथ अभिक्रिया करती है। सिल्वर नाइट्रेट किसके साथ? सर सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करती है। तब ये क्या बनाता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, तब जो यहाँ पे आपका कंपाउंड बनता है वो होता है AgCl प्लस NaNO3।
अब आप कहेंगे कि गुरुजी इसमें अभिक्रिया कैसे हुई, तो ध्यान देना कि कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा, कोई भी आयनिक यौगिक होगा, तो उसका पहला पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव, पहला पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव, दूसरा पार्ट क्या होगा, निगेटिव। अब यहाँ पे NaCl का सोडियम पहला पार्ट है, तो आप कहेंगे सर पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब AgNO3 में सिल्वर जो है वो धन आयन है और जो नाइट्रेट है वो क्या है, ऋण आयन है। अब सोडियम क्लोराइड में सोडियम हमारा क्या है, धन आयन है, जबकि जो हमारा क्लोरीन है वो क्या है, ऋण आयन है। अब आप सभी ये याद रखेंगे कि यहाँ पे आयन का एक्सचेंज होगा, कैसे, तो सर ये जो पॉजिटिव है ये इस निगेटिव के साथ जुट करके क्या बना लिया, AgCl बना लिया, क्या बना लिया, AgCl बना लिया। और मेरे मित्र यहाँ पे जो ये Na का पॉजिटिव है, यानी कि जो आपका सोडियम पॉजिटिव है, ये नाइट्रेट के साथ जुड़ करके NaNO3 बना लिया, आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए ये अभिक्रिया क्या होगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये अभिक्रिया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण हो जाएगा। क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण हो जाएगा। तो आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है कि आयनों का आदान प्रदान किस में होता है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो सही आंसर तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि आपके ऑप्शन में तो योगज अभिक्रिया भी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, कंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। आपको ये हमेशा ध्यान में रखना होगा कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो पदार्थ आपस में जुट करके एकल प्रतिफल बनाए, मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बने, एक ही प्रतिफल बने, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि मेरे मित्र कार्बन और ऑक्सीजन को अगर आप ऐड करोगे तो आप कहेंगे गुरुजी ये CO2 बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन सर ऐड होने पे CO2 बनेगा। तो आप क्या देख रहे हो कि A+B अभिक्रिया करके C बना रहा है। तो आप सभी ये याद रखेंगे कि जो योगज अभिक्रिया है इसके लिए सिंबल हम लोग क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन है, या इसी को आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हो, या इसी को आप संयोजी अभिक्रिया भी कह सकते हो, संयोजन अभिक्रिया, जो आपको अच्छा लगे, संयोजन अभिक्रिया भी कह लो तो चलेगा। तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया के लिए सिंबल आप कहेंगे A+B, एरो का साइन देंगे और क्या कहेंगे सर, प्रोडक्ट के रूप में C होगा, और C क्या बता रहा है कि हम सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। और कोई भी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही प्रतिफल बन रहा है, आप कहेंगे सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि योगज अभिक्रिया का उदाहरण हो जाए। असमानुपातन अभिक्रिया, इस प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं होती है। अपघटन का मतलब होता है टूटना। तो आप सभी ये ध्यान में रखना कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को चला गर्म करोगे, हीट दोगे, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो संयोजन में क्या होता है कि दो पदार्थ आपस में जुट करके एकल प्रतिफल बनाते हैं। वियोजन में क्या होता है, तो कोई सर बड़ा पदार्थ टूट करके सर दो या दो से अधिक प्रतिफल का निर्माण करता है। तो संयोजन में दो पदार्थ जुटता है, वियोजन में एक पदार्थ टूटता है। तो संयोजन का जस्ट उल्टा क्या होता है, आप कहेंगे वियोजन। मेरे मित्र एक और चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया हुई है, इस अभिक्रिया के दौरान AgCl का अवक्षेप बनता है। तो सर किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर अवक्षेप बन रहा है, प्रिसिपिटेशन बन रहा है, अवक्षेप मतलब आप कह सकते हो सफेद दही जैसा पदार्थ, तो अगर अवक्षेप बन रहा है तो उसको तीर के निचले सिंबल से दर्शाते हैं, यानी कि मतलब नीचे की ओर जो तीर होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की प्रकृति कैसी होती है, तो आप सभी कहेंगे सर अवक्षेपन अभिक्रिया वाली होती है, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अवक्षेप का निर्माण भी होता है। इसीलिए आप ये कह सकते हो क्या कि सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवक्षेपन अभिक्रिया, यानी कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे ये सवाल कर लिया जाए कि निम्न में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होगा, और ऐसे तो हम लोग कहते हैं कि सर वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपन कहलाता है। लेकिन अगर अवक्षेपन अभिक्रिया ऑप्शन में ना रहे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ने बताए थे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रिसिपिटेट बनता है, दैट्स व्हाई वी कैन आल्सो से दैट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नोन एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उभय विस्थापन अभिक्रिया अवक्षेपन अभिक्रिया के नाम से जानी जाएगी।
अगले सवाल पे आते हैं। चला क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश के किरण के मुड़ने का कारण बनता है। ध्यान देना आप सभी कि जब भी हम प्रकाश से संबंधित घटना की बात करते हैं तो आप कहेंगे परावर्तन आता है, अपवर्तन आता है, वर्ण विक्षेपण आता है, फिर प्रकीर्णन आता है, फिर आपका डिफ्रैक्शन आता है। तो ये सब क्या है सर? ऑप्टिकल फिनोमिना है, प्रकाशीय घटना है। अब जो बेसिक घटना है उसमें आप परावर्तन के बारे में सभी जान रहे हो, रिफ्लेक्शन के बारे में सभी जान रहे हो। परावर्तन, रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो आप सभी कहते हो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस, मान लो कि ये आपका कोई परावर्तक सतह है, मतलब वैसा सतह जो स्मूथ है, चिकना है, और इस पे ये कोई प्रकाश की किरणें आ रही है और ये इस तरीके से चली गई, तो सर प्रकाश की किरणें जैसे आई वैसे ही रिटर्न हो गई। तो यहाँ पे मतलब प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में लौट रही है, तो इस घटना को हम लोग परावर्तन के नाम से जानते हैं। और सिंपली कहते हैं कि प्रकाश की किरणों का अपने ही माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है सर? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लेकिन जब हम लोग प्रकाश के अपवर्तन की बात करते हैं, प्रकाश के अपवर्तन की बात करते हैं, तो इसको हम लोग इंग्लिश में रिफ्रैक्शन कहते हैं। और मेरे मित्र मान लो कि ये आपका कोई एक बीकर है, ये आपका कोई बीकर है और इसमें ये पानी भरा हुआ है, इसमें ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें कोई चीज रखी हुई है, तो उसको जब आप देखोगे तो ये आपको क्या लगेगा कि सर ये जो जरूरत से ज्यादा हमको फूटा हुआ लग रहा है, या फिर जरूरत से ज्यादा इसका जो साइज है वो बढ़ा हुआ है, जो एक्चुअल साइज नहीं है वो। क्यों? क्योंकि सर जो हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो अपवर्तन के चलते, और प्रक्रिया क्या हो रही है? तो प्रकाश की किरणें जैसे ही यहाँ आ रही है वो बेंड हो जा रही है। तो मेरे मित्र आप सभी ये याद रखेंगे कि अगर हमारा एक माध्यम ये है और एक माध्यम ये है, और प्रकाश की कोई किरण इस तरीके से आ रही है और ये इस तरीके से मुड़ जाए, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा अपवर्तन की घटना होगी। मतलब क्या हुआ कि प्रकाश की किरणों का प्रकाश किरणों का प्रकाश किरणों का प्रकाश किरणों का मुड़ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे, ये क्या है? आप मान लो इसको प्रथम माध्यम N1 और ये इसको मान लो N2, तो ये आपका मतलब माध्यम है, माध्यम N1 और माध्यम N2। तो प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ने की घटना आप कहेंगे सर अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश की किरणों का सेम माध्यम में रिटर्न हो जाने की घटना परावर्तन कहलाता है। कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरणों के मुड़ने का कारण बनती है? आप सभी क्या कहेंगे गुरुजी? पृथ्वी वायुमंडल में प्रकाश की किरणों के मुड़ने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन बनेगी, और इसीलिए सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब मेरे मित्र ध्यान रखना कि प्रकीर्णन की बात करेंगे तो प्रकाश की किरणों का चारों तरफ बिखेर जाना, विक्षेपण की तो प्रकाश की किरणों का 7 रंगों में टूटना, ये क्या कहलाएंगे? आप कहेंगे सर विक्षेपण कहलाएंगे। ध्यान रखेंगे कि परावर्तन की प्रक्रिया कहां होगी? आप कहेंगे दर्पण में होगी, और जो आपका अपवर्तन की प्रक्रिया है ये कहां होगी? सर लेंस में होगी। कहां होगी? लेंस में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार 18 ग्राम पानी के अपघटन के बाद प्राप्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सही अनुपात क्या है? जनरली छात्र कहां मिस करेंगे कि गुरुजी हम लोगों ने तो पढ़ा है निश्चित अनुपात के नियम से कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? 1:8 होता है। अब ये चीज हर एक बच्चा को कंठाग्र है। अब क्यों होता है? तो आप सभी कहते हैं निश्चित अनुपात के नियम से होता है। मेरे मित्र एक्चुअली में जो निश्चित अनुपात या स्थिर अनुपात का नियम है वो क्या कहता है कि किसी भी यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में होते हैं। किसके विचार से? भार के विचार से। तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे मास कितना होगा? आप कहेंगे 2। ऑक्सीजन के 1 परमाणु है तो ऑक्सीजन का कितना होगा? 16। तो मेरे मित्र हाइड्रोजन अणु और ऑक्सीजन परमाणु यहां पे भार के विचार से 2:16 के रेशियो में है। अब ध्यान देना यहां पे कि जब हम इसी 2:16 को कैंसिल करते हैं तो कहते हैं कि सर एक सरल अनुपात मिलता है हमें। ये क्या मिलता है? एक सरल अनुपात 1:8 मिलता है। 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर में क्या होते हैं? भार के विचार से आप कह सकते हो 2:16 के रेशियो में रहता है। अब आपसे सवाल यह पूछा गया है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सही अनुपात क्या होगा? थोड़ा सा गेम पॉइंट खेल लिया गया एग्जाम दृष्टिकोण से कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात तो सबको मालूम होगा, हम यहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो पूछ दे रहे हैं। तो क्या कहिएगा कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 और हाइड्रोजन का 2, तो जाहिर सी बात है कि 16:2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो ऐसे सवाल को आप सभी टैकल करेंगे और याद रखेंगे कि जब भी आपसे सवाल करी जाएगी मेरे मित्र कि रासायनिक संयोजन के नियम कितने हैं, रासायनिक संयोजन के नियम कितने हैं या रासायनिक संयोजन का नियम किसे बोला जाता है, तो याद रखिएगा कि मूल रूप से अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत जिसको हम लोग लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कहते हैं, साथ ही साथ स्थिर अनुपात का नियम जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, नियत अनुपात का नियम कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम, ये क्या है तो आप कहेंगे सर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सर रासायनिक संयोजन के नियम है। तीसरा भी होता है मेरे मित्र, तीसरा क्या होता है गुणित अनुपात का नियम, तीसरा क्या होता है गुणित अनुपात का नियम। और आपको ये ध्यान में रखना होगा क्या कि जो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया, लावोसियर के द्वारा। स्थिर अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया, आप कहेंगे प्राउस्ट के द्वारा। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन के द्वारा। तो रासायनिक संयोजन के आप कहेंगे सर मुख्य रूप से 3 नियम है, द्रव्यमान संरक्षण, स्थिर अनुपात और गुणित अनुपात। और यहाँ पे जो स्थिर अनुपात के नियम की चर्चा की गई है वो एक्चुअल में क्या है, आप कहेंगे सर रासायनिक संयोजन के नियम है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक को तैयार करने के लिए क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। अब ध्यान दो कि क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जा रहा है, तो क्लोर का मतलब क्लोरीन समझेंगे, क्लोर का मतलब क्लोरीन समझेंगे, और क्षार का मतलब आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी वैसे भस्म जो जल में घुलनशील होते हैं वो क्षार कहलाते हैं, इसको हम लोग एल्केली समझेंगे। क्या कहेंगे, एल्केली कहेंगे। और मेरे मित्र अब आप ये साधारण शब्दों में कह सकते हो कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्लोरीन और कोई क्षार का निर्माण होता है, क्लोरीन या फिर कोई एल्कली का निर्माण होता है, उसको क्लोर क्षार प्रक्रिया कहेंगे। या और आसान भाषा में वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्लोरीन गैस और क्षार बनेगा, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाएगा। सवाल ये है कि गुरुजी ये कैसे बनेगा, तो मेरे मित्र इसके लिए आपको एनसीईआरटी की ये बातें ध्यान में रखनी होगी। क्या है सर, मेरे मित्र ध्यान देना यहाँ पे कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड हेडिंग लगा हुआ है और आप सभी कहेंगे कि इसका फॉर्मूला NaOH होता है। और ये क्या है, आप कहेंगे गुरुजी ये अल्कली है। क्या है, अल्कली, यानी कि आप कह सकते हो जल में घुलनशील भस्म है, जल में घुलनशील भस्म। अब ये बनेगा कैसे, मेरे मित्र ध्यान देना, कहा जा रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ध्यान से समझना, ये हमने बताया कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्लोरीन और क्षार का निर्माण होगा, क्षार के रूप में यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया जा रहा है। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा तो क्लोर एल्कली प्रोसेस के थ्रू होगा। अब क्लोर एल्कली में क्या होता है, तो मेरे मित्र जो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन होते हैं, अब सोडियम क्लोराइड किसी भी चीज का जलीय विलयन होगा, जैसे कि हमने सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बोला तो NaCl प्लस जल। अरे चला मान लो कि ये आपका बीकर है और इसमें आप जल रखे हुए हो और आपके घर में नमक है, तो मिला दो तो साधारण नमक आपका क्या है, आप कहेंगे सर सोडियम क्लोराइड ही तो है, तो हमको सोडियम क्लोराइड का क्या मिल गया, जलीय विलयन मिल गया। अब अगर हम चिल्लाए करे कह दें NaCl प्लस H2O तो कोनो दिक्कत हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, यानी कि जल में अगर नमक कह दें तो आपको कोनो दिक्कत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो मेरे मित्र जब NaCl प्लस H2O से क्या की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, NaCl और H2O से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या होता है सर, टूटता है। साथ ही साथ विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो सर जो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये भी टूटेंगे, और जब ये टूटेंगे तो फिर से आपस में संयोजित होकर के ये क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम बात करेंगे NaOH यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की, तो आपके दिमाग में आ जाएगा NaCl प्लस H2O। अब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, विद्युत धारा पास कराएंगे, तो आप क्या पाओगे गुरुजी, हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड पाएंगे, क्लोरीन गैस पाएंगे और हाइड्रोजन गैस पाएंगे। तो आपके क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या होता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या होता है, ध्यान रखना, तीर चिन्ह ऊपर की ओर सर इवोल्यूशन ऑफ गैस को बताता है। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस में आपका सर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और ये अभिक्रिया क्या है, आप सभी कहेंगे गुरुजी क्लोर क्षार अभिक्रिया है। क्या है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। अब मेरे मित्र ये याद रखना आप सभी
कई बार सवाल आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ब्राइन के घोल से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होगा। तो मेरे मित्र NaCl का संतृप्त जलीय विलयन, NaCl का संतृप्त जलीय विलयन, NaCl का संतृप्त जलीय विलयन क्या कहलाता है? ब्राइन सॉल्यूशन। क्या कहलाता है? ब्राइन सॉल्यूशन। और एक्चुअल में जो हम यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से चिला, ये क्या है? ब्राइन का घोल ही है। ब्राइन सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? ब्राइन का घोल कहते हैं। अब मेरे मित्र ये याद रखेंगे कि क्लोरएल्कली प्रोसेस में क्लोरीन की प्रॉपर्टीज तो निगेटिव वाली होती है, तो ये किसके साथ अट्रैक्ट होगी? आप कहेंगे सर क्लोरीन की प्रॉपर्टीज निगेटिव वाली होती है तो ये जाहिर सी बात है एनोड के साथ होगी। अब जैसे करेंगे तो कैसे? तो एक बड़ा सा टब लिए, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? तो सर इस टब में हम NaCl प्लस H2O दोनों रख दे रहे हैं। अब इसको हम कनेक्ट करके दो इलेक्ट्रोड, मतलब एक हमारा एनोड और एक कैथोड से विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो मेरे मित्र एनोड पर हमको क्या मिलेगा? सर क्लोरीन गैस। एनोड पर क्या मिलेगा? क्लोरीन गैस, क्योंकि क्लोरीन निगेटिव होता है तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ चिपकेगा। और जो आपका कैथोड है इस पे क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। क्यों? क्योंकि मेरे मित्र जो हाइड्रोजन है वो कैथोड पे एकत्रित होगा। तो आपसे आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि क्लोर छाल अभिक्रिया में क्लोरीन प्राप्त होती है। आप सभी याद रखना, क्लोरीन प्राप्त होती है किस पे? एनोड पर। किस पे? एनोड पर। और जो हाइड्रोजन है वो कहां प्राप्त होती है? तो आप सभी कहेंगे सर जी हाइड्रोजन प्राप्त होती है कैथोड पर। किस पे? कैथोड पर। ध्यान देना कि हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन, मार्गारीन, खाद के लिए अमोनिया, इन सब के निर्माण में करते हैं। क्लोरीन का उपयोग जल की स्वच्छता बनाने के लिए रोगाणुनाशक, कीटनाशक के रूप में करते हैं। साथ में मेरे मित्र जो NaOH का घोल है, यानी सॉरी जो आपका मतलब NaOH है यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका उपयोग धातु से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन और अपमार्जक बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए, कृत्रिम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सर इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। तो चिला आपसे सवाल है कि किस यौगिक को तैयार करने के लिए क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? क्या कहेंगे कि गुरुजी NaOH प्लस Cl2 को तैयार करने के लिए क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। याद रखना Na2CO3 है। अब इस Na2CO3 के साथ हम 10H2O लगा दें तो ये क्या हो जाएगा हमारा? आप सभी याद रखेंगे ये हमारा वाशिंग सोडा हो जाएगा। क्या होगा? वाशिंग सोडा हो जाएगा। और ये जो NaHCO3 है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं या फिर इसको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं। NaHCO3 बेकिंग सोडा, Na2CO3 10H2O वाशिंग सोडा। NaCl को हम लोग साधारण नमक के रूप में देखते हैं। NaCl को हम लोग साधारण नमक के रूप में देखते हैं। और चला याद रखना आप सभी कि ये आप जितने भी देख रहे हो सर, क्या जो आपका बेकिंग सोडा है, वाशिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है, इन सभी के लिए रॉ मटेरियल के रूप में ये सर NaCl काम करता है। और जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और वाशिंग सोडा है इस दोनों के निर्माण के लिए हम लोग क्या करते हैं? अमोनिया सोडा विधि का उपयोग करते हैं। ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही सरल सा कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले किसी वस्तु के लिए उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.2 है, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? क्या होगा चिला कि m इक्वल टू गुरुजी हम लोग HI/HO कह रहे हैं। अब उत्तल दर्पण में हमारा आवर्धन है तो m इक्वल टू क्या हो गया? 0.2। अब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली वस्तु है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। तो m इक्वल टू HI/HO है तो 0.2 इक्वल टू HI/5। HI इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.2 इंटू 5। मेरे मित्र आप कहेंगे पॉइंट हटेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और HI इक्वल टू कितना हो गया? आप कहिएगा 1 सेंटीमीटर। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी लेके जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी पिंड पर लगने वाले 5 न्यूटन के नियत बल द्वारा किया गया कार्य 5 जूल है, लगाए गए बल की दिशा में पिंड का विस्थापन क्या कहते हो? कि गुरुजी चूंकि W इक्वल टू हमारा Fs होता है और हमारे क्वेश्चन में किया गया कार्य 5 जूल है और बल जो है वो 5 न्यूटन लगाया जा रहा है तो S इक्वल टू तो हम सीधे कहेंगे 5/5। ये कितना हो गया? आप कहेंगे 1 मीटर। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ऐसे सवाल को तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं चला, 5 और 5 का अनुपात ले लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी अधातु एक द्रव है? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो ब्रोमीन है ये द्रव अवस्था में होता है और जो धातु आपका द्रव अवस्था में है, धातु जो आपका द्रव अवस्था में है वो क्या है? आप सभी कहेंगे पारा। और अधातु जो आपका द्रव अवस्था में हो वो क्या है? आप सभी कहेंगे ब्रोमीन। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या वाष्पीकरण के दर में वृद्धि नहीं करता है? मेरे मित्र याद रखना, बात किसकी की जा रही है? इवोपरेशन यानी कि वाष्पीकरण की जा रही है। अब आप कहेंगे गुरुजी ये क्या है? तो हम आप सभी से कहेंगे कि यह सतही घटना है। क्या है? सतही घटना है। क्या होता है गुरुजी? तो आप सभी ध्यान में रखना कि ये किसी भी तापमान पर, इवन रूम टेम्परेचर पे भी होने वाली ऐसी घटना है जिसमें जल आपका धीरे धीरे क्या होती है? वाष्प रूप में परिवर्तित होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ये कह सकते हो कि वाष्पीकरण की घटना सभी तापमान पर हो सकती है, सभी तापमान पर हो सकती है, और साथ ही ये सतही घटना है। साथ में आप क्या याद रखेंगे? आप सभी याद रखेंगे कि जल का धीरे धीरे वाष्प में बदलना, जल का धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होना, वाष्प में परिवर्तित होना, चेंज होना, क्या कहलाता है? आप कहेंगे वाष्पीकरण कहलाता है। तो याद रखिएगा कि वाष्पीकरण एक धीमी घटना भी है, और ये जो वाष्पीकरण है ये किसका कारण बनती है? सर ठंडक का कारण बनती है। मेरे मित्र अभी गर्मी आ रहा है, आप सबों के शरीर से पसीना निकलेगा, और जैसे ही आप हवा में जाओगे तो आपको ठंडक महसूस होगा, पंखा के नीचे बैठोगे ठंडक महसूस होगा। किस लिए? क्योंकि आपके शरीर से पसीना का वाष्पीकरण होगा, इसलिए। मेरे मित्र याद रखना कि वाष्पीकरण की जो घटना है ये कई कारकों से प्रभावित होती है। वाष्पीकरण क्या होती है? कई कारकों से प्रभावित होती है। आप कहेंगे सर वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण में पहला है तापमान। पहला क्या है? तापमान। दूसरा आपका क्या है? तो सर सतही क्षेत्रफल। दूसरा क्या है? सतही क्षेत्रफल। तीसरा आपका क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वायु का वेग। तीसरा क्या है? वायु का वेग। और चौथा आपका क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे आर्द्रता। क्या है? आर्द्रता। ठीक है, ये चार मेन कैरेक्टर्स होते हैं। अब मेरे मित्र ये याद रखना कि वाष्पीकरण को अगर हमें बढ़ाना है तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे। जैसे कि मेरे मित्र अगर धूप कम हो तो आपका कपड़ा जो है वो जल्दी नहीं सूख पाता है, लेकिन धूप ज्यादा हो, एकदम कड़ा धूप हो, तो आप कहेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा तो कपड़ा तुरंत सूख जाएगा। मतलब ये हुआ कि तापमान बढ़ने से रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ता है, और तापमान घटने से रेट ऑफ इवोपरेशन घटता है। अब सतही क्षेत्रफल का क्या मतलब है? आप एक कोई तौलिया ले लो, ठीक है, और उस तौलिया को पूरे भिंगा दो, और भिंगा करके जैसे मतलब नुरिया सुरिया के एकदम रख दो धूप में। आप शाम तक धूप में रखे हुए रहेंगे, वो तौलिया पूरी तरीके से नहीं सूखेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि उसी तौलिया को आप धो और मतलब पूरे फैला करके रख दो। सर आप आधा से 1 घंटा में देखोगे कि अगर धूप तगड़ा वाला है तो वो सूख गया है। रीजन क्या है? कि सर जो पहली बार पूरा मुड़िया सुड़िया के रख दिए थे एक जगह पे, वहां पे जो जल के अणु थे वो एक ही जगह पे संघनित थे, तो जिस वजह से उस पे जो टेम्परेचर यानी कि सूरज की रोशनी पड़ रही थी वो उसके सतह को तो क्या कर रही थी सर? इवापोरेट कर पा रही थी, लेकिन जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स थे वाटर के उसको नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही आपने तौलिया को फैला दिया, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो पूरे सरफेस में फैल गया, सतही क्षेत्रफल बढ़ गया। पहले इतना मुड़िया सुड़िया के रख दिए थे, आप बढ़ा दिए, सतही क्षेत्रफल बढ़ गया, तो जल के अणु थे वो सतह पे आए, टेम्परेचर बढ़ा। मेरे मित्र सतही घटना वाष्पीकरण की दर बहुत तेजी से हुई, और जितना भी जल था वो क्या हो गया सर? वायुमंडल में चला गया, उड़ गया, और हमारा तौलिया सूख गया। मतलब ये हुआ कि सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा, सतही क्षेत्रफल घटेगा, रेट ऑफ इवापोरेशन घटेगा। अब बात करते हैं वायु के वेग की। सेम एग्जांपल तौलिया वाला लेते हैं। तौलिया को भिंगा लो, और मतलब वैसे दिन में रखो जब हवाएं नहीं चल रही है, बरसात का सीजन हो और हवा ही नहीं चल रहा है। मेरे मित्र क्या कहोगे कि गुरुजी इवापोरेशन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वायु के वेग जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो सर जो इवापोरेशन की जो प्रक्रिया होती है उसको तेज करते हैं। तो अगर वायु का वेग बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा, वायु का वेग घटेगा तो आप कहेंगे रेट ऑफ इवापोरेशन घट जाएगा। आर्द्रता, मेरे मित्र आर्द्रता का मतलब होता है हमारे वायुमंडल में उपस्थित द्रव के कण। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि बारिश के समय में, बरसात के समय में हमारा पूरा वायुमंडल आर्द्र होता है। क्यों? क्योंकि हवा में जल की उपस्थिति होती है। तो हवा में अगर पहले से जल की उपस्थिति है तो क्या मेरे मित्र जो नया जल के अणु होंगे वो ऊपर जा पाएंगे? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो मेरे मित्र अगर आर्द्रता होती है तो रेट ऑफ इवापोरेशन घट जाता है। अगर हम लोग का वायुमंडल आर्द्र है तो जो रेट ऑफ इवापोरेशन होगा वो घट जाएगा। अगर हम लोग का वायुमंडल ड्राई है तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा। तो सवाल है कि निम्न में से क्या वाष्पीकरण की दर की वृद्धि नहीं करता है? तो तापमान में कमी जो है
आप कहेंगे सर ये वृद्धि नहीं करेगा, ये वाष्पीकरण की दर को घटा देगा, जबकि पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि आप कहेंगे वाष्पीकरण की दर को बढ़ाएगा। आर्द्रता में कमी ये भी वाष्पीकरण की दर को बढ़ाएगा। पवन की चाल यानी कि वायु के चाल में वृद्धि सर ये भी बढ़ाएगा। सिर्फ और सिर्फ वाष्पीकरण की दर में वृद्धि कौन नहीं करेगा, आप कहेंगे तापमान में कमी। इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है, निम्न में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है? लेशमेनिया, प्लाज्मोडियम, अमीबा। क्या कहोगे गुरुजी? अमीबा में भी विखंडन की प्रक्रिया होती है, प्लाज्मोडियम में भी होती है और लेशमेनिया में भी होती है, लेकिन केचुआ में विखंडन के द्वारा जो जनन की प्रक्रिया होती है वो नहीं होती है। मेरे मित्र याद रखना कि अलैंगिक प्रजनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जा रही है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप सभी को ध्यान रखना होगा कि इसमें केवल और केवल सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, सिंगल पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें डबल पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती है, और साथ में इसमें कोई गैमेट्स का भी यूज नहीं होता है, इसमें कोई गैमेट्स का भी यूज नहीं होता है। तो ये चीज ध्यान में रखना, गैमेट्स बोले तो स्पर्म और ओवम, यहां पे कोई जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प निलंबन के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है? निलंबन क्या है? आप सभी कहेंगे एक प्रकार के बिलियन का प्रकार है सर, या एक प्रकार का मतलब कह सकते हो बिलियन है, जिसमें इसके कण को हम अपने नंगी आंखों से देख सकते हैं। ये अस्थायी होते हैं, और साथ ही साथ अगर हम इससे प्रकाश की किरणों को गुजारें तो इसके जो कण होते हैं वो प्रकाश की किरणों का प्रकर्णन करते हैं। मेरे मित्र सिंपल एग्जांपल, कीचड़ वाला पानी ओकरा उठा के ले आओ शीशा वाला ग्लास में, वो क्या है? निलंबन। तो वैसा विलयन जिसमें उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड हो, निलंबित हो, सर निलंबन कहलाता है। अब आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प निलंबन के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है, और पहला है कि निलंबन के कण इससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण को फैला देती है, ये तो है। निलंबन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये मेरे मित्र गलत है। निलंबन के कण को हम आंख से देख सकते हैं, क्योंकि इसके कणों का साइज सर जो मतलब सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन, उससे बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। कीचड़ वाला पानी में कंकर पत्थर नहीं देखोगे, बिल्कुल देखेंगे। निलंबन प्रकृति में अस्थायी होते हैं, बिल्कुल सही है। निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है, यह भी बात सही है। निलंबन के गुणधर्म को केवल और केवल नहीं दर्शा रहा है तो ऑप्शन नंबर बी, जो ये कह रहा है कि निलंबन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है। जबकि सच्चाई क्या है कि सर कीचड़ वाले पानी में मौजूद कंकर पत्थर को हम आसानी से अवलोकित कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस में कोई भी झिल्ली नहीं होती है? पादप कोशिका, कवक कोशिका, जंतु कोशिका, विषाणु। क्या कहोगे कि गुरुजी सबसे पहला तो विषाणु को जो है हम लोग कोशिका के श्रेणी में रखते ही नहीं, इसको अविकसित जीव की श्रेणी में रखते हैं, और हम लोग क्या कहते हैं कि इस पे कोशिका सिद्धांत ही लागू नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि सीधा सीधा आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाद बाकी पादप कोशिका, कवक कोशिका, जंतु कोशिका सब में क्या होगी? आप कहेंगे झिल्ली मौजूद होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है? तंत्रिकाक्ष, कोशिकाकाय, ध्रुमकृतिक अग्रभाग जिसको हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं, और अंतर्गठन यानी कि जिसको हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। अब बहुत सारे छात्र इस क्वेश्चन का आंसर गलत करके आए थे, क्यों भाई? तो सर समझ ही नहीं पाए। आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारे बॉडी में जो नियंत्रण और समन्वय की प्रक्रिया होती है, नियंत्रण और समन्वय की प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ चला कि वैसी प्रक्रिया जिसके थ्रू हमारे बॉडी के सभी संपूर्ण अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं। तो सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन तो चाहिए ना, तो वो कोऑर्डिनेशन के लिए सर एक तंत्र मौजूद है जिसको हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं, और ये पूरा तंत्रिका तंत्र का निर्माण आप कहोगे न्यूरॉन से हुआ है सर, तंत्रिका कोशिका से हुआ है, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नर्व सेल भी कहते हैं। अब ये जो तंत्रिका कोशिका होती है इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है। ध्यान में आपको ये रखना होगा कि यहाँ पे इस तंत्रिका कोशिका की जो ये वाली संरचनाएं आप देख रहे हो, ये वाली जो संरचनाएं देख रहे हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग ये आपका केंद्रक कहलाता है। और ये पूरी संरचना, ये जो पूरी संरचना आप जो मैंने रेड आउट किया है, ये पूरी संरचना कोशिकाएं या फिर साइटोस्टोम कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका या साइटोस्टोम कहलाता है। और इससे जो आप देख रहे हो कि ये ब्लू जैसी, यहाँ पे जो ब्लू कलर से मैं इंडिकेट कर रहा हूं, ये इस तरह की लाइनें निकली हुई है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग ध्रुमिका कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुमिका, या फिर इंग्लिश में इसी को हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान दो कि यहाँ पे जो ये वाली आप संरचना देख रहे हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग एक्सोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं।
अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि बेसिकली ये जो न्यूरॉन सेल होते हैं, इसका ये जो डेंड्राइट्स वाला पार्ट है, मतलब ये जो आप ब्लू वाले कलर देख रहे हो, इसका काम क्या होता है कि जो सूचनाएं हैं उसको एक्सेप्ट करना। उस सूचना को एक्सेप्ट करके कहां लाया सर? साइटोस्टॉम में, यानी कि ये सेल बॉडी में लाया। यहां पे वो सूचना किस में बदलती है? इलेक्ट्रिक इंपल्स में बदलती है। और फिर ये जो सूचना है ये एक्सॉन के माध्यम से क्या होता है सर? अगले न्यूरॉन को ट्रांसफर होता है। तो आपसे सवाल है कि तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होती है? तो सूचना किसको मिल रहा है? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी सूचना जो है वो डेंड्राइट को मिल रहा है, ये सूचना प्राप्त करेगा। अब सवाल ये है कि सर ये सूचना प्राप्त कहां से करता है? तो मेरे मित्र, जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो आपके संवेदी अंग हैं, उससे करता है। तो सूचना कहां से प्राप्त करेगा न्यूरॉन? आप कहेंगे सर डेंड्राइट्स के माध्यम से। और जब वो आपका सेल बॉडी में आएगा तो वो किस में बदलेगा? इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बदलेगा। और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक्सॉन के थ्रू क्या होगा सर? दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर होगा। तो सवाल है कि तंत्रिका कोशिका कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करती है? आप कहेंगे द्रुमाकृतिक अग्रभाग, यानी कि जो डेंड्राइट्स है वो क्या करता है सर? सूचना प्रदान करता है। और जो आपका तंत्रिका से आवेग का संचालन होता है, आप कहेंगे सर एक्सॉन के थ्रू। तो डेंड्राइट आवेग को क्या करती है? साइटोस्टोम में लाती है। और साइटोस्टोम से सूचनाएं जो हैं आप कहेंगे एक्सॉन के माध्यम से जाता है। नेक्स्ट मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे गुरुजी ये सिनेप्स क्या होता है? तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जो आपका न्यूरॉन है वो अगले न्यूरॉन को सूचना प्रदान करती है। तो जो ये न्यूरॉन मान लो अगले न्यूरॉन को सूचना प्रदान करेगी, तो इसका ये तंत्रिका का क्या होगा? ये अंतिम सिरा। तो मेरे मित्र, जो न्यूरॉन का अंतिम सिरा होता है और जो दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स होता है, उस दोनों के बीच का जो जोड़ है उसी को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। और सेल बॉडी या साइटोस्टॉम सर कोशिका काय को बोला जाता है, जो कि आपका स्टार के आकार का होता है, तारा के आकार का होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 की कार्बन की संयोजकता। क्या कहोगे कि गुरुजी कार्बन की संयोजकता 4 होती है, क्यों? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12 होता है। और अगर कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो प्रथम कक्षा में 2 और चतुर्थ कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा। बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसीलिए आप कहेंगे सर इसकी जो संयोजकता होगी वो 4 होगी। और इसीलिए कार्बन क्या होते हैं? आप याद रखेंगे टेट्रावैलेंट होते हैं। क्या होते हैं? टेट्रावैलेंट होते हैं। और बेसिकली ये अपना संयोजकता पूरा करने के लिए क्या करते हैं? आप कहेंगे संयोजकता पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। संयोजकता पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। चला जी, ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 कि तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा तंत्र हमारे शरीर के नियंत्रण एवं समन्वय में सहायता करता है? मेरे मित्र, अभी जस्ट आपने देखा कि तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय में सहायता करता है। तो आप सभी ये ध्यान रखना कि हम लोगों के बॉडी में जो पूरे संपूर्ण बॉडी में नियंत्रण और समन्वय की प्रक्रिया होती है वो 2 तरीके से होता है। पहला तो तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय, और दूसरा होता है आपका केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। और इस रासायनिक नियंत्रण और समन्वय में मुख्य रूप से कौन पार्टिसिपेट करता है? हार्मोन। हमारे बॉडी में बहुत सारी परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो हार्मोन की वजह से होते हैं, और वहां पे पूरा का पूरा कंट्रोल किसका होता है? हार्मोन का होता है। और हार्मोन कहां से निकलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। तो हमारे शरीर में न सिर्फ तंत्रिकीय नियंत्रण होता है बल्कि मेरे मित्र रासायनिक नियंत्रण भी होता है। किसके माध्यम से? हार्मोन के माध्यम से, जो किसके द्वारा स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो सवाल है कि तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा तंत्र हमारे शरीर के नियंत्रण एवं समन्वय में सहायता करता है? आप सभी कहेंगे अंतःस्रावी तंत्र। श्वसन तंत्र, आप कहेंगे सर सांस लेने में मदद करेगा और ऊर्जा के निष्कासन में। उत्सर्जन तंत्र, आप कहेंगे अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में। और पाचन तंत्र, भोजन को पचाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि जब एक खाली बोतल को वायुरत तरीके से बंद किया जाता है और पानी के अंदर धकेला जाता है तो छोड़े जाने पर वह वापस उछल जाती है। ऐसा बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पानी के उत्प्लावन बल से अधिक होता है, तब तो डूब ही जाएगी। मेरे मित्र, उत्प्लावन का मतलब क्या हुआ? ब्योंसी का मतलब क्या हुआ? कि आप किसी भी चीज को जल में डुबो रहे हो। मान लो कि ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आप जल में डुबो रहे हो, तो जैसे ही आप इसको डुबोगे और ये क्या हो जाए सर? ऊपर की ओर उछल जाए, तो आप कहेंगे सर जितना इसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उससे ज्यादा इस पे सर उत्प्लावन बल लग रहा है।
तो पहले कंडीशन में कहा जा रहा है कि क्वेश्चन ये है कि जब एक खाली बोतल को वायुरुत तरीके से बंद कर दिया जाता है तो पानी के अंदर धकेला जाता है, छोड़े जाने पर वापस उछल आती है। तो कह रहा है कि बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पानी के उत्प्लावन बल से अधिक होता है। अगर बोतल पर लग रहा गुरुत्वाकर्षण बल पानी पर लग रहे बोतल पर लग रहे पानी के द्वारा उत्प्लावन बल से अधिक होता तो सर वस्तु तो डूब जाती, उछलबे नहीं करती। तो आप कहेंगे पहला स्टेटमेंट नहीं होगा सर। दूसरा है कि पानी खाली बोतल पर बल नहीं लगाता है, कोनो बोतल डालेंगे पानी के अंदर तो सर उस पर उत्प्लावन बल लगेगा ही लगेगा। बोतल पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पानी के उत्प्लावन बल के बराबर होता है, नहीं। बोतल पर पानी का उत्प्लावन बल बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है, इसीलिए सही आंसर चला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखना है गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगेगा और जो आपका उत्प्लावन बल होगा वो ऊपर की ओर लगेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी भौतिक राशि वेग परिवर्तन की दर को दर्शाता है। तो मेरे मित्र a इक्वल टू dv बटा dt, वेग में परिवर्तन की दर को आप कहेंगे सर त्वरण कहते हैं, और a से रिप्रेजेंट करते हैं और परिवर्तन की दर लिखे तो v माइनस यू बटा टी कहते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम हो जाएगा। वेग इक्वल टू क्या होगा सर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, और दूरी तो आप सभी कहेंगे सर दूरी इक्वल टू हमारा s इंटू टी हो जाएगा। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन कह रहे हैं, विस्थापन की दर वेग कहलाएगा और वेग में परिवर्तन की दर आप सभी कहेंगे गुरुजी त्वरण कहलाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से क्या पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है। पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा मतलब पौधा आप सबों को मालूम है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज बनाता है, और मेरे मित्र इस ग्लूकोज का उपयोग वो अपने शरीर के पोषण के लिए करता है। अब पौधे के शरीर में जो पोषण के उपरांत ग्लूकोज बच जाता है उसको पौधा स्टार्च के रूप में क्या करता है अपने बॉडी में स्टोर कर लेता है, जिसको हम लोग मंड कहते हैं। और जो सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्टार्च पौधों में आंतरिक ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। ग्लाइकोजेन मानवों में मेरे मित्र रक्षित आंतरिक ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि मानव में रक्षित आंतरिक ऊर्जा के रूप में कौन कार्य करेगा, तो आप सभी कहेंगे आंतरिक ऊर्जा की तरह सर ये ग्लाइकोजेन करेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन से जीव एक कोशिकीय नहीं है। बताओ ना बनेगा क्या कहोगे कि सर पैरामेसियम, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास सब एक कोशिकीय हैं, पौधा बहुकोशिकीय। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये मेरे मित्र आपके आज के इस सेट के टोटल सवाल थे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा, अगर आप में से कोई भी छात्र आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी के लिए अपने साइंस को बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाना चाहते हैं। अब बेसिक से एडवांस लेवल कहने का मतलब क्या है कि पूरा एकदम जीरो से हीरो तक आप एक एक चीज को कर रहे हैं, फाउंडेशन कर रहे हैं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, सारे चीज को वेल एक्सप्लेन तरीके से करना चाह रहे हैं। मेरे मित्र आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे। ध्यान में रखिएगा कि आपके लिए ये दो महत्वपूर्ण बैचेस हैं। अब आप कहेंगे सर हम किस में जुड़ेंगे, तो अगर आप साइंस फाउंडेशन पहले से पढ़ रखे हैं, पूरा कंप्लीट है और आप चाहते हैं कि गुरुजी एक बार हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कशन करना चाहते हैं आपके साथ, तो मेरे मित्र आप सभी का स्वागत रहेगा इस एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच में। हम इसमें क्या कराएंगे आपको, हम आपको इसमें पूरा 9th 10th का जो एनसीईआरटी है वो तैयार करके दे देंगे, जिसको आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। याद रखना इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ईवीएस को हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। संपूर्ण थ्योरी और न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन जहां आएगा वहीं डील करते चले जाएंगे। अभ्यास, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज एमसीक्यू होंगे, एग्जाम्पलर एमसीक्यू होंगे, सारे का डिस्कशन होगा। साथ में मेरे मित्र एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 10th चैप्टर वाइज आपको ओल्ड और न्यू पीडीएफ भी देखने को मिल जाएंगे। अब मिशन 2025 में क्या है, तो ये मेरे मित्र कंप्लीट सॉल्यूशन है, ए टू जेड सॉल्यूशन है आपके साइंस का। अगर आप केवल एनसीईआरटी करना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए परफेक्ट है। आप चाह रहे हैं कि नहीं गुरुजी हमें बेसिक्स से एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक चलना है चीजों को लेकर के, तो मेरे मित्र मिशन 2025 में इस बैच का आपको कंप्लीट एक्सेस मिल जाएगा। साथ में साइंस फाउंडेशन की कंप्लीट वीओडी मिल जाएगी, जो भी आपके थ्योरी और न्यूमेरिकल है चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। एनसीईआरटी की तो सारी चीजें आपको मिलेगी ही मिलेगी, प्लस एक्स्ट्रा में आपको जो थ्योरी न्यूमेरिकल का फाउंडेशन है वो आपको दिया जाएगा, क्लास वाइज पीडीएफ और आरआरबी अपडेटेड पीवाईक्यू ई बुक। ये सारी चीजें आपका यहाँ पे है, और अगर आप इतना कर लेते हैं तो रेलवे 2025 के सभी वैकेंसी को आप आसानी से फोड़ सकते हैं। साइंस में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा, अगर आपको इन दोनों ही बैच से संबंधित
कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मेरे मित्र नीचे दिए गए लिंक से आप जाकर के द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।